यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 6 और 7 अगस्त के बीच में जो भी नई नई चीज़ें हुई उनके बारे में। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं और यदि आपको इस चैनल का जीके जीएस करंट अफेयर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज से जो भी आपकी 7 अगस्त से अब आपकी जो क्लास रहेंगी अपकमिंग, आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दिया जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। और जिनको आंसर नहीं पता होगा तो उसको जो नेक्स्ट जैसे 8 अगस्त का जीके का क्लास होगा उसमें आपको अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत है जो फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, जो वित्त आयोग है उसका गठन किया जाता है। आपको 270, 280, 226 एंड 245। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वित्त आयोग का गठन तो वो किया जाता है 280 में, किसमें 280 में, 280 आर्टिकल में। तो यहाँ पे आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कहाँ पर 280 आर्टिकल में है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त जो कमीशन है वो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसका गठन किया जाता है। फिर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 विच कंट्री ऑन द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ ग्लोबल AICT इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी इंडेक्स। तो अगस्त 2025 में ग्लोबल AICT इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश रहा है। यहाँ पर सिटी भी आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिटी है जो कंसीडर की गई है। तो यहाँ पर कौन सी सिटी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर रही है, ग्लोबल AICT इंडेक्स। तो ग्लोबल AICT इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इंडिया का भी एक जो सिटी है वो यहाँ पे इंक्लूड हुई है, वो हम आगे बताएंगे। बट जो टॉप पोजीशन पर कौन से देश की कौन सी सिटी रही है तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले ऑप्शन में बीजिंग, सियोल, बेंगलोर एंड सिंगापुर। तो यदि हम बात करते हैं जो ग्लोबल AICT इंडेक्स है, इसमें जो भी अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा AI का इस्तेमाल किया गया है रिसर्च में, डेवलपमेंट में और जो टेक्नोलॉजी है उन सब के ऊपर, तो यहाँ पर सबसे टॉप पोजीशन पर रहा है कौन सा, सिंगापुर। कौन रहा है, टॉप पर रहा है सिंगापुर। देन बात करते हैं हम हमारे इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की में जो 26 रैंक आई है बेंगलोर की। यदि इंडियन सिटी के बारे में बात करें हम तो इंडियन सिटी में से टॉप 30 में यदि हम बात करें तो इंडिया का जो बेंगलोर है, कर्नाटक की जो कैपिटल है, वो यहाँ पे आई है 26 नंबर पर। और यदि हम बात करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ की तो यहाँ पर सिंगापुर के बाद है जो और भी देशों में AI का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है, बट यदि हम टॉप पर बात करें तो वो है सिंगापुर। उसके बाद सियोल, बीजिंग, ये भी है। बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है ये भी रही है, सियोल जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है तो ये भी रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पर कौन रहा है, सिंगापुर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कंट्री डेवलप्ड द RS-28 सरमेट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। किस देश ने RS-28 सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। यहाँ पर ये जो मिसाइल दिख रही है इसका नाम है RS सरमेट, और RS सरमत आपको जिस नाम से याद रहे आप याद रख सकते हैं। इस मिसाइल की खासियत क्या है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इसकी जो मारक क्षमता होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये किस देश ने बनाई है, रसिया ने, इंडिया ने, चाइना ने कि USA ने। तो ये मिसाइल बनाई है किसने, रसिया ने। किसने बनाई है, रशिया ने इस मिसाइल का है जो क्या किया है, डेवलपमेंट किया है। इस मिसाइल का जो पूरा नाम है क्या है, RS-28 सरमट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM 28, RS-28 ICBM मिसाइल, जिसका जो दूसरा नाम है सैटर्न 2। याद रखें, सैटर्न 2 है जो दूसरा नाम है। और ये जो दूसरा नाम दिया है किसने दिया है, नाटो कंट्री ने। किसने,
नाटो कंट्री ने। याद रखिए इसी मिसाइल का जो RS सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसी को नाटो देशों ने नाम दिया है। नाटो में जो अलग अलग छोटे छोटे देश मिलके नाटो का हिस्सा बने हैं, इसको क्या नाम दिया है? शैतान 2। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। यहाँ पे देखिए एविएशन मार्केट की बात की जा रही, मतलब उड्डयन और जो वायु परिवहन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो WTS की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स की जो रिपोर्ट है, जैसे रोड पे वाहन चलते हैं वैसे ही जो एयर ट्रैफिक होता है उसकी भी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट किसने दी है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, IATA ने एक जो स्टैटिक सबमिट किया है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स, इसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर? इसके अकॉर्डिंग है जो विश्व का, पूरे विश्व का 5th लार्जेस्ट जो एविएशन मार्केट कौन बन गया है? भारत, यूनाइटेड किंगडम, USA या फिर ब्राज़ील। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट की, तो वो बन गया है हमारा भारत। कौन बन गया है? भारत। यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट रहा है USA एंड सेकंड रहा है चाइना, थर्ड रहा है यहाँ पर UK। जो थर्ड पोजीशन है वो किसकी रही है? UK की रही है। फिफ्थ रही है हमारे इंडिया की 5वीं पोजीशन है। फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ नंबर पर रहा है स्पेन। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है एज़ पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, जो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो ये देखिए कितनी जनता है जो एयर मार्ग को, मतलब हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग की है। तो US की बात करें हम यहाँ पर, आई थिंक कि आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा और ये देखिए अभी। तो यहाँ पर एक जो इमेज दी गई है, अभी प्रॉपर विजुअल होगा। तो यहाँ पे देखिए USA ने अभी 2024-25 के बीच की रिपोर्ट है। तो USA ने यदि हम पैसेंजर्स की बात करें तो 876 मिलियन, यहाँ पर मिलियन में काउंटिंग है, तो 876 मिलियन पैसेंजर्स हैं जो मूव हुए हैं बाय फ्लाइट के। चाइना जो कि पीपल्स ऑफ रिपब्लिक इसका जो दूसरा नाम है, तो यहाँ पर 741 मिलियन, UK 261 मिलियन लोग, स्पेन 241 मिलियन और हमारे भारत की 211 मिलियन जनता इधर से उधर हुई है। और 5वें नंबर पर आ गया है जापान। क्या आ गया? 5वें नंबर पर छठवें नंबर पर आ गया है जापान। तो टोटल यदि हम बात करें यहाँ पर, ये इंडिया का जो ग्राफ है यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया गया? क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार है जो थोड़ी ज़्यादा जनता इधर की उधर हुई है। 11.1% चेंज देखने को मिला है। क्या? 11.1%। US में तो लोग उतना चेंज नहीं हुआ है, 5.2% ही आया है, बट इंडिया की हम बात करें तो 11.1%। तो यहाँ पे आपको अब इसमें इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि बाया एयर के जो सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, फर्स्ट पे USA, दूसरा चाइना, तीसरा UK, चौथा स्पेन, 5वां हमारा इंडिया और 6वें की बात करते हैं हम तो जापान। बात पैसेंजर की करें तो 211 मिलियन लोग इंडिया के जो हुए हैं, इधर से उधर मूव हुए हैं बाय एरोप्लेन के, हवाई जहाज़ के, तो 211 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर रहे हैं। US के सबसे ज़्यादा 876 मिलियन। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहल स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो पहल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो पहल स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है? पहल स्कीम। तो ये योजना स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। इसका जो एम रखा गया है कि जो डायरेक्ट पेमेंट होती थी बाय सब्सिडी के, जो भी लोग गैस कनेक्शन लिए हैं, गैस आती है घर में, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर ये देखिए अभी एक डेटा आया है, एज़ पर इस डेटा के 4 करोड़ हैं, जो 4 करोड़ फेक और इनएक्टिव जो LPG कनेक्शन है, जो हमारे घरों में गैस का कनेक्शन होता है, तो उसमें 4 करोड़ फेक कनेक्शन और मिला के कुछ इनएक्टिव LPG कनेक्शन है। इस पहल के तहत क्या किए गए हैं? डीएक्टिवेट किए गए हैं। तो अब फ़ायदा क्या होगा इसका?
जो पहल स्कीम है, जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, डीबीटी ट्रांसफ़र होता है सब्सिडी वालों के लिए, तो यहाँ पर उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। पहल का फुल फॉर्म क्या है? प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। क्या है? प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। तो यहाँ पर इस स्कीम का फुल नाम भी याद रखना है, पहल का प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। तो यहाँ पर आपको जो मेन यही है कि जो पहल स्कीम किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, जो फेक और इनएक्टिव 4 करोड़ एलपीजी अकाउंट थे, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए जो घरों में कनेक्शन रहते हैं गैस के, तो उस अकाउंट को क्या किया है इन्होंने? डीएक्टिवेट किया है। और इसका फ़ायदा मिलेगा किसको? जो यदि मार्केट प्राइस पे गैस लेते हैं तो उनको जो डीबीटी ट्रांसफ़र होता है उससे। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर LEAP-1 इज द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक स्टार्टअप है इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप, इंडिया का जो स्टार्टअप है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जो पहला स्टार्टअप है इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप, तो यहाँ पर जिसने स्टार्टअप के लिए है जो काम किया है, एक जो शुरुआती कंपनी है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं, लेकिन स्पेस में जो अंतरिक्ष है उसके लिए इन्होंने काम चालू किया है अपना। तो इनकी पहली कमर्शियल सैटेलाइट LEAP-1 है, जो कौन से स्टार्टअप के थ्रू है, जो क्या होने वाली है? परीक्षण होने वाला है। ध्रुवा स्पेस, अग्निकुल, स्काईरूट एरोस्पेस या फिर दिगंतारा स्पेस। तो अभी तक आपने DRDO, इसरो, HAL को तो सुना ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्टार्टअप कंपनी है, कौन है जो LEAP-1 है जो अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने वाली है। स्टार्टअप है इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुवा स्पेस। कौन है? ध्रुवा स्पेस है जो अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जो लॉन्च करने वाली है। इसका नाम क्या है? LEAP-1। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टार्टअप है ध्रुवा स्पेस जो अपना LEAP-1 जो सैटेलाइट मिशन है लॉन्च करने वाली है, और यहाँ पर AI बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको मेनली यही याद रखना है कि जो यहाँ पे परमिशन वगैरह तो है इसरो के थ्रू ही इनको मिलेंगी। किसके थ्रू? परमिशन वगैरह तो सब इसरो के थ्रू ही लेनी पड़ेंगी, लेकिन ये जॉइंटली डेवलप्ड है। जो ध्रुवा है मिशन ध्रुवा है जॉइंटली डेवलप्ड है। ध्रुवा स्पेस, अकुला टेक, एस्पर सैटेलाइट, तो ये सब मिल के इसको कर रही हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से यदि हम बात करें तो क्या है वो? ध्रुवा स्पेस। सीधा याद रखें, L1 जो कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च होनी है पहली इंडिया की तरफ से, इसमें कौन हेल्प कर रहा है? तो वो है ध्रुवा स्पेस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 और जॉइंटली जो स्टार्टअप हेल्प कर रहे हैं वो क्या है? अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। किस संस्थान ने भारत में $200 मिलियन के अवसर को खोलना इलेक्ट्रिक वाहन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके एक इंडेक्स आया है वो है यहाँ पर। तो ये किसने दिया है? नीति आयोग ने, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो $200 बिलियन की जो अपॉर्चुनिटी है बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू, तो ये काम किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट साझा की है कि अपकमिंग टाइम में भारत में 2030 तक है जो $200 बिलियन का है जो हम अवसर, एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है जो ला सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देके। तो क्या है? नीति आयोग। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम टू बूस्ट गर्ल हायर एजुकेशन। किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर ने। तो इतनी अच्छी जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है अभी असम सरकार के द्वारा। असम सरकार ने, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या है? असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा, यहाँ पे इनका नाम मैं ऐड कर देती हूँ। जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के वो कौन है? वो है डॉक्टर हिमंता
बिश्वा हैं जो, तो इन्होंने क्या किया है, ये स्कीम लॉन्च की है जो गुवाहाटी में इन्होंने, कहाँ पर, जो असम की कैपिटल है गुवाहाटी, वहाँ पर इन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है कि जो भी जो भी गर्ल्स हायर एजुकेशन के लिए अपनी आगे की पढ़ाई चालू करना चाहती बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने स्कीम को है जो लॉन्च किया है, ताकि गर्ल्स का, क्योंकि बहुत सारी जगह पे गर्ल्स की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या किया जाता है कि फाइनेंशियली यदि प्रॉब्लम है तो उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, बट अब ऐसा नहीं होगा। अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्कीम है, और जो असम में जो स्कीम लॉन्च की गई इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम, तो उन लड़कियों के लिए है जो अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हैं। फिर है यहाँ पर कर्तव्य पथ फॉर्मली राजपथ इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कर्तव्य पथ, पहले इसका नाम राजपथ था बट अभी ये इसका नाम क्या होगा, कर्तव्य पथ, तो ये कौन सी सिटी में है, मुंबई, दिल्ली, पुणे या फिर ग्वालियर। तो नाम से ही पता लगा सकते हैं आप ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे अब आपको कर्तव्य पथ का क्वेश्चन ऐड इसलिए किया गया, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने कर्तव्य भवन का इनॉग्रेशन किया है। कर्तव्य भवन है जो 6 अगस्त 2025 को, याद रखिए, मोदी जी ने ये जो प्रोजेक्ट है कर्तव्य भवन प्रोजेक्ट, नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया है ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री के कुछ कुछ ऑफिस मोदी जी ने कहा है अभी भी किराए की जगहों पर चल रहे हैं, या जो भवन है बहुत ही जर्जर हालत में हो गए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर एक नया जो बिल्डिंग्स बनाई जानी है, जो कि यहाँ पे एरिया की बात करें हम इन बिल्डिंग्स के लिए तो 1.5 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया वाइज बहुत अच्छा जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह यहाँ पे यूज़ की गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जो गवर्नमेंट के कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस होंगे वो यहाँ पे सबसे पहले ओपन किए जाएंगे। जो फर्स्ट ऑफ 10 बिल्डिंग, जो 10 बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है उसमें से जो पहली बिल्डिंग होगी वो CCS के लिए रहेगी, यहाँ पे ये भी बताया गया है। और जो कर्तव्य भवन बनाया जाना है तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनना है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकता है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे बनाई जानी है। टोटल 10 बिल्डिंग बननी है, उनमें से पहली बिल्डिंग है जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस के लिए रहेगी, और इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है 6 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस बनने वाले हैं, और यहाँ पर अलग अलग जो भी गवर्नमेंट के, चाहे पंचायत को लेके या फिर ये कह सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री, सभी तरीके की मिनिस्ट्रीज़ को एक जगह लाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। फिर यहाँ पर विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली रीइंट्रोड्यूस द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन जायंट टॉर्टॉइज इनटू अ कम्युनिटी रिजर्व। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम ने? ये काम किस राज्य ने किया है जहाँ पर जो जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं उनको दोबारा से लाना बहुत ही मुश्किल काम है? तो यहाँ पर इतना अच्छा काम किया है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली है प्रजाति थी कछुए की, लेकिन इसको दोबारा से क्या किया गया है, यहाँ पे रिजर्व किया गया है। और ये इतना अच्छा काम कहाँ पे किया गया है, ये हुआ है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। देखिए जो आप यहाँ पे कछुआ देख रहे हैं, तो इस कछुए के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है दोबारा से, क्योंकि ये एक तरीके से लुप्त प्रजाति होती जा रही थी। देखिए यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन जॉइंट टर्टॉइज कछुआ है जो यहाँ पर, कहाँ पर इसके लिए वो किया गया है, जिलोंग कम्युनिटी रिजर्व इन पैरेंट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जगह का नाम याद रखें, जो लोग यदि असम के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो उनको पर्टिकुलर असम जीके में आपके ऐड हो जाएगा। जिलोंग कम्युनिटी है, जिलोंग कम्युनिटी रिजर्व इन पैरेंट डिस्ट्रिक्ट, जो नागालैंड का पैरेंट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इसको रिजर्व करके रखा गया है। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत इसके लिए यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पर ये जो कछुए हैं, ये जो कछुए हैं 2019 में बॉर्न हुए थे, बट इनकी कुछ प्रजाति खत्म हो गई, बट कुछ बची हुई रही। तो इनको क्या कहा जाता है, स्मॉल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट। क्या है?
स्मॉल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट यदि आपको पूछें तो स्मॉल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट आपको क्या कहना है, यही कछुआ बता देना है, ना कि आप बता दें कि हाथी होगा। फिर यहाँ पर भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर केरला में। तो जो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटक के हसन में, कर्नाटक का जो हसन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है, कहाँ है, कर्नाटक का जो हसन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर ये किसके लिए, हाथियों के लिए है। यदि आप बेंगलोर टू हसन भी जाएंगे तो आपको रोड पर बोर्ड लगे हुए दिखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है यहाँ पे हाथी आपको खुले में हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पे भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, हसन में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच रिवर आर एक्सक्लूसिवली अलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंदूज वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियाँ विशेष रूप से भारत को आवंटित की गई हैं। ऑप्शन है यहाँ पर इंदूज, चेनाब, झेलम, यमुना, गंगा, गोमती, रवि, ब्यास, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या फिर सुबनश्री। कौन सी 3 नदियाँ हैं जो सिंधु जल समझौते के तहत ऐड की गई हैं। ये सिंधु जल समझौता मैंने आपको क्यों ऐड करके बताया क्वेश्चन, क्योंकि जो 22 अप्रैल 2025 को इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था उसमें बहुत सारे इंडियंस की है जो जान गई थी, इसमें 26 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद है जो 1960 में ये जो समझौता है 1960 में हुआ था सितंबर, यहाँ पर जो सिंधु जल समझौता है ये हुआ था 19 सितंबर 1960 में। लेकिन अभी ये समझौता क्या हो गया है, एंड कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उस टाइम पर इसीलिए इसके लिए क्या किया गया था, बंद किया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी सिंधु जल समझौते की, 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर एक समझौता हुआ था। और उस टाइम पे इसके जो मीडिएटर बने थे, वो कौन बना था, वर्ल्ड बैंक। और जो यहाँ पे समझौता हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। क्लियर, तो ये दोनों के बीच में हुआ था बट ये अभी ख़त्म है। और इसमें जो नदियाँ इंक्लूडेड हैं वो नदियाँ कौन सी हैं, यहाँ पे जो नदियाँ हैं रवि, ब्यास और सतलज हैं। यहाँ पर कौन सी हैं, रवि साइड कौन सी नदियों को अलोकेशन मिली थी, यहाँ पर बहुत सारी नदियों को है जो ऐड किया गया था। टोटल यहाँ पर 6 नदियाँ थीं इंदू रिवर सिस्टम में। यहाँ पर जो हम बात करें तो जो इंदू रिवर सिस्टम है 6 रिवर थी यहाँ पर, कितनी, 6 रिवर थी टोटल। तो 6 रिवर में कौन कौन सी थी, इंदूस, झेलम एंड चेनाब, इंदूस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। क्या है, रवि, ब्यास एंड सतलज यहाँ पे थी। तो यहाँ पर अब टोटल यहाँ पर इंदू रिवर सिस्टम में 6 नदियाँ हैं, इंदू, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। अब यहाँ पे लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, देखिए इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए टोटल 3 नदी दी गई थी, रवि, ब्यास एंड सतलज। कौन कौन सी, रवि, ब्यास और सतलज इंडिया के लिए यहाँ पे है जो दी गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इंदू जल समझौता है, जो जल संधि है, वो 1960 में हुई थी लेकिन अभी ख़त्म है। मीडिएटर उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक बना था। लेकिन जब 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ तो मोदी जी ने इनिशियल वे में सबसे पहले इसी को बंद किया था कि पानी ही नहीं देंगे हम पाकिस्तान को। तो उसके बाद से है जो यहाँ पर है क्या है, समझौता ख़त्म है। और इंडिया के लिए 3 जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, रवि, ब्यास, सतलज। लेकिन पूरे जो इंदू वाटर संधि है इसमें टोटल 6 नदियाँ इंक्लूडेड हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, हु बिल्ट द ताजमहल। ऑप्शन है शाहजहाँ, शेरशाह, नदीर शाह या फिर जहांगीर। आई होप सो कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो। डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।